नमस्कार। ट्वेल्थ के छात्रों का बैंकिंग में स्वागत है। आज बात करते हैं 11वें चैप्टर की, ग्रामीण साख में सहकारी साख संस्थाएं। पहले समझते हैं सहकारिता से क्या अर्थ है। सहकारिता का अर्थ है आर्थिक संगठन का वह स्वरूप जिसमें कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से अपने साधनों को स्वेच्छापूर्वक एकत्रित करते हैं। इसका मतलब है कुछ व्यक्ति मिलकर इस संगठन को बनाते हैं जो जिस अपनी अपनी ही आर्थिक उन्नति के लिए आपस में मिलते हैं। अपने साधनों का मतलब है अपने पैसों को मिलाते हैं और स्वेच्छापूर्वक एकत्रित करके उन्हें एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस संबंध में परिभाषाएं दी हैं। कलवर्ट के अनुसार सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति मनुष्य की भांति अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक तथा समानता के आधार पर संगठित होते हैं। दूसरी परिभाषा के इसमें उन्होंने कलवर्ट ने जो कहा है वो एक सहकारिता को एक संगठन मानते हैं जिसमें जो व्यक्ति उसमें जो सदस्य सम्मिलित होते हैं वो मनुष्य की भांति अपने आर्थिक हितों की वृद्धि उनमें आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक यानी कि अपनी इच्छा से तथा समानता यानी कि सभी समान होंगे इस आधार पर संगठित होते हैं। जेम्स पीटर बारवेस ने इस संबंध में कहा है, सहकारिता जीवन का एक ढंग है जिसमें मनुष्य पारस्परिक सहायता की भावना से अपनी आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए लोकतंत्रीय ढंग से संगठित होते हैं। पीटर बारवेस ने भी बहुत इसी तरह से काफ़ी कुछ क्लियर करा है। सहकारिता का जीवन का एक ढंग मांगा है सहकारिता को उन्होंने, जिसमें मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते हैं आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक ढंग से, यानी कि सदस्यों द्वारा ही अपने स्वयं के द्वारा ही अपना ही जैसे आदमी को प्रतिनिधि बनाना, यानी सदस्यों के द्वारा ही यहाँ पर प्रबंधक चुना जाता है। इसी आधार पर अब बात करते हैं सहकारिता के मूल तत्व या सिद्धांत। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सहकारिता ऐच्छिक संगठन है, यानी कि सभी व्यक्ति उसमें अपनी इच्छा से ही उसमें संलग्न होते हैं। लोकतंत्रीय प्रबंध का मतलब है जो उसके प्रबंधक या संचालक मंडल चुना जाता है वो सदस्यों द्वारा अपने ही बीच के किसी व्यक्ति को जो सदस्य है उसी व्यक्ति को प्रबंधक चुना जाता है। पारस्परिक सहायता द्वारा आत्मसहायता यानी कि आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं ये लोग। सामूहिक कार्य द्वारा सामूहिक कल्याण यानी कि सामूहिक सभी के कल्याण के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। इसमें खुली सदस्यता से मतलब है जाति वर्ग लिंग धर्म किसी आधार पर यहाँ कोई भी सभी के लिए यहाँ पर सदस्यता खुली है, यानी कोई भी व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन सकता है। समानता से तात्पर्य है समान अधिकार, हर सभी जो सहकारी संस्था के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, किसी के साथ आर्थिक स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाता। नैतिक मूल्यों पर बल, निश्चित तौर पर सहकारिता का तात्पर्य है कि एक दूसरे की सहायता करना। जब तक सभी व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी वो निश्चित तौर पर इससे नैतिक मूल्यों में बढ़ावा मिलेगा। सहकारी संस्थाएं सदस्यों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सम्मान की भावना जागृत करती हैं, तो ये नैतिक मूल्यों पर बल मिलता है इससे। मितव्ययिता यानी कि मितव्ययिता का ये सहकारिता का आधार है। सहकारी समितियां उत्पादन कार्यों के लिए जमाएं स्वीकार करती हैं आकर्षित करके, और जिससे कि उत्पादन कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जा सके। एकता सहकारी संस्थाओं के प्रत्येक सबके लिए तथा प्रत्येक के लिए एक इस सामूहिक भावना के आधार पर काम करती है। ये अब बात करते हैं सहकारी बैंक का अर्थ। सहकारी बैंक से क्या अभिप्राय है। सहकारी बैंक से अभिप्राय व्यक्तियों के एक ऐसे ऐच्छिक संगठन से है जो पारस्परिक सहयोग द्वारा समानता, स्वयं सहायता तथा लोकतंत्र आधार पर सामूहिक हितों की वृद्धि के लिए बैंकिंग व्यवसाय करता है। सहकारी बैंक से मतलब अभिप्राय है व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है
पारस्परिक सहयोग होता है, उसमें समानता होती है, स्वयं एक दूसरे की सहायता करती हैं, लोकतंत्री आधार पर सामूहिक हितों की वृद्धि के लिए बैंकिंग व्यवसाय करती हैं। यानी कि एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए और जिससे उनकी सामूहिक हितों की पूर्ति हो सके, बैंकिंग का व्यवसाय करती है, तो वो कहलाती है सहकारी बैंक। हेनरी वॉल्फ ने इस संबंध में कहा, सहकारी बैंक सहकारिता के आधार पर गठित ऐसी एजेंसी है जो छोटे व्यक्तियों से व्यवहार करती है तथा जो अपनी शर्तों के अनुसार उनकी जमा को स्वीकार करती है तथा ऋण प्रदान करती है। हेनरी वॉल्फ ने भी यही कहा है कि सहकारी बैंक सहकारिता का मतलब है एक दूसरे से मदद के आधार पर गठित ऐसी एजेंसी है जो छोटे व्यक्तियों से व्यवहार करती है, यानी जो दुर्बल व्यक्ति हैं, आर्थिक आधार पर दुर्बल व्यक्ति हैं, उनसे व्यवहार करती है, उनसे जमा स्वीकार करती है तथा उन्हें ऋण प्रदान करती है। इसके बाद बात करते हैं विशेषताओं की। तो सहकारी बैंक की इस विशेषताएं क्या हुई? सहकारी बैंक की स्थापना सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर होती हैं। पारस्परिक सहयोग एवं सहायता करते हैं आपस में। दुर्बल व्यक्तियों का संगठन है ये, यानी कमज़ोर व्यक्तियों का प्रबंध लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें, यानी कि सदस्यों द्वारा ही अपने प्रबंधकों का चुनाव किया जाता है। ऐसी बैंकिंग संस्था उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि दुर्बल व्यक्तियों की सेवा करना होता है। अब बात करते हैं भारत में सहकारी बैंक। तो भारत में सहकारी बैंक से पहले कुछ विश्व में सहकारी आंदोलन के बारे में बात करते हैं। विश्व में सहकारी आंदोलन का आरंभ जर्मनी में 19वीं शताब्दी में माना जाता है। उस समय यहूदी किसानों, कारीगरों तथा गरीब जनता को अत्यधिक ऊंची ब्याज पर ऋण देते थे, जिससे कि गरीब व्यक्ति छुटकारा बहुत शोषण होता था उनका। इसको इनको बचाने के लिए सूल्जे तथा रैफिसन ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सहकारी साख संस्थाओं की स्थापना की। भारत में सहकारी साख आंदोलन सर फ्रेडरिक निक्सन ने रखा, जिन्होंने कृषि साख उत्पन्न कराने के उद्देश्य से सन 1895 में मद्रास में एक कृषि बैंक की स्थापना की। वो भी भारत देश में किसानों को भारी ऋणग्रस्तता को देखते हुए सहकारी साख संस्थाओं के लिए स्थापना के लिए सरकार से उन्होंने सिफारिश की थी, जिसके पश्चात सन 1901 में अकाल आयोग ने भी इस तरह की स्थापना के लिए सुझाव दिए सरकार को। इन सुझावों के परिणामस्वरूप सन 1904 में पहला सहकारी अधिनियम पारित किया गया, जो केवल प्राथमिक साख समितियों के गठन के लिए था। तत्पश्चात सन 1912 में एक नया सहकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सहकारी समितियों के गठन तथा केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्रांतीय सहकारी बैंकों की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसके बाद आती है बात मैकलेगन समिति की सिफारिश पर सन 1919 में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया, यानी कि राज्य से संबंधित नियम बना दिया गया। ऐसी स्थिति में कई राज्यों ने अपनी परिस्थिति के अनुसार इस सहकारिता आंदोलन के लिए अलग अलग नियम बनाए। इसके बाद सन 1929 में विश्व व्यापारी मंदी ने इस आंदोलन को काफ़ी झकझोर के रख दिया, धक्का लगा। किंतु सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से इस आंदोलन को पुनर्जीवन मिला। रिजर्व बैंक ने इसके लिए कृषि साख विभाग, अलग से एक कृषि साख विभाग की स्थापना करी, जो इनको सहायता प्रदान करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में इस आंदोलन के विकास के लिए निरंतर समुचित व्यवस्था करती आ रही है, यानी कि केंद्र सरकार अब पंचवर्षीय योजना के द्वारा इस आंदोलन के विकास के लिए व्यवस्था करती है। भारत में सहकारी संस्थाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक सहकारी साख समितियों का गठन, यानी जो ग्रामीण स्तर पर होती हैं, प्राथमिक सहकारी समितियां जो ग्राम स्तर पर होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और प्राथमिक गैर कृषि सहकारी समितियां। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां किसानों को और जो कृषि से संबंधित कार्य करती हैं उनकी मदद करती हैं, और जो प्राथमिक गैर कृषि सहकारी समितियां हैं वो किसानी के अलावा जो काम करती हैं, दस्तकार हैं, मजदूर हैं, वो उनके लिए मदद करती हैं, सहायता करती हैं। दूसरी प्रकार होता है केंद्रीय सहकारी बैंक, जो जिला स्तर पर होती है। जिला स्तर पर एक केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना होती है, जो प्राथमिक सहकारी समितियों की मदद करती है।
तीसरा स्तर है राज्य सहकारी बैंक, जो राज्य स्तर पर राज्य की राजधानी में मुख्यालय, उसके जो मुख्यालय होता है और वो इन बैंकों की स्थापना होती है, उसका वो राज्य केंद्रीय तथा राज्य प्राथमिक सहकारी दोनों संस्थाओं का मदद करती है। धन्यवाद।